स्वागत है द लॉस्ट सोल में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां कहानियां जिंदा होती हैं। यहां हम लाते हैं रहस्यमयी कहानियां, दिमाग घुमा देने वाला इतिहास और रोमांच से भरा कहानी सुनाने का तरीका जैसा शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। हर एपिसोड में हम उतरते हैं उन रहस्यों में जहां देवताओं की लड़ाइयां या भविष्य की तकनीक और भूले बिसरे युग सब एक साथ मिलते हैं। इस चैनल पर मिलने वाली हर कहानी तुम्हें ले जाएगी एक नए आयाम में जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं। तो अगर तुम्हें रहस्य, रोमांच और गहरी कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करो द लॉस्ट सोल और जुड़ो हमारे इस सफर में जहां हर स्टोरी छुपाए हुए है अपना सच और अपनी किस्मत। द लॉस्ट सोल, कहानियां जो सुनने के लिए बनी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वही पुरानी आवाज में। शौर्य का सबक। शौर्य ने राजपरिवार के ग्रंथालय से साधना की जानकारी निकालकर उसे खाक कर दिया था। वहीं वीरभद्र ने अपने सेवकों और मंत्रियों के सामने कोई आपत्ति नहीं जताई, पर असल में वो बेहद चिंतित हो उठा था। दूसरी ओर जब शौर्य ने द्वारपालों को खाना लाने का आदेश दिया तो द्वारपाल पहले तो इस बात से हैरान हो गए कि ग्रंथालय के अंदर गया हुआ शौर्य अंदर कब आया, और अंदर आया तो वो अंदर कैसे आया। इस अजीब घटना की वजह से दोनों द्वारपाल तेजी से नाइट की ओर भागते हुए चले गए। द्वारपालों को ऐसे भागते हुए देखकर शौर्य हल्के से मुस्कुराया और शेरा की ओर देखकर बोला, तो शेरा, हमने यहाँ की साधना तकनीक को समझ लिया है। यहाँ के साधना मार्ग क्रंदन से अलग है पर काफ़ी प्रभावशाली है। मैंने अपने स्तर पर इन साधना तकनीकों का गहराई से अभ्यास करके अपने लायक एक साधना तकनीक बना ली है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोग साधना को कल्टीवेशन नहीं कहते, वो इसे साधना ही कहते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ ब्रह्मांड के कैदी भी कुछ समय के लिए यहाँ थे। वैसे अब देखा जाए तो मैंने क्रंदन के हिसाब से एम्परर लेवल की कल्टीवेशन को प्राप्त तो कर लिया है, पर फिर भी मैं यहाँ के साधारण ऊर्जा केंद्रीकरण साधक के बराबर ही हूँ। इस साम्राज्य में इस स्तर के साधकों की कोई कमी नहीं है। तभी सिस्टम ने ताना मारते हुए कहा, होस्ट तुम कितने खड़ूस हो। सारी मेहनत मैंने की और तुम इसका सारा श्रेय खुद को दे रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और आगे से मदद भी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर सिस्टम रूठ कर बैठ गई। उसकी बातों से शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। शेरा को याद समझ नहीं आया, पर उसे भी थोड़ा अजीब तो लगा ही, क्योंकि उसने अपने इस स्वामी को कभी सोच विचार करते हुए नहीं देखा था। तभी शौर्य सिस्टम से अपने दिमाग में बोला, रूठ मत मेरी माँ, मैं तुम्हें यहाँ का खास भोजन खिलाऊंगा। वो लोग खाना लेकर आते ही होंगे। ऐसा कहकर शौर्य सिस्टम को मनाने लगा। साथ ही उसने अपने डायमेंशन में रखे हुए बचे खींचे सारे मीठे पदार्थ निकालकर उसे दे दिए। सारे लॉलीपॉप और मिठाइयों को देखकर सिस्टम का मूड थोड़ा ठीक हो गया। फिर शौर्य ने अपना ध्यान शेरा की ओर किया और बोला, मुझे लगता है मेरी ताकत बढ़ने से तुम्हारी ताकत भी बढ़ चुकी होगी। कल शायद यहाँ मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम समय पर वहाँ आकर बस उनकी योजना पर पानी फेर देना। बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। ऐसा कहकर शौर्य दरवाजे की ओर देखने लगा जहाँ से द्वारपाल खाना लाने वाले थे। पर काफ़ी देर के बाद भी वो लोग खाना लेकर नहीं आए तो शौर्य के माथे पर गुस्से की लकीरें आने लगी। वहीं दूसरी ओर द्वारपालों ने हड़बड़ी में आकर नाइक को सारी जानकारी दे डाली। कैसे एक कुत्ता बाहर आया और उसने उन्हें डराया, और शौर्य कैसे ग्रंथालय में गया था और बिना किसी को दिखाई दिए महल में वापस आ गया था। सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद नाइक थोड़ी सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने दूसरे साथियों को देखा जो इन द्वारपालों से एक स्तर अधिक ताकतवर थे। ये नए लोग ऊर्जा केंद्रीकरण स्तर के साधक थे। उन्हें देखकर नाइक ने उन्हें इनकी जगह पर शौर्य के महल की ओर जाने का आदेश दिया। वहीं पहले वाले द्वारपाल शौर्य के भोजन मांगने की बात नाइक को बताना भूल गए थे, जिस वजह से नाइक ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इधर जब नए द्वारपाल शौर्य के महल के बाहर पहुंचे तो शौर्य तुरंत बाहर आया और उसने उनसे भोजन की मांग की। इस पर इन द्वारपालों ने शौर्य को ऊपर से नीचे एक नज़र देखा और कहा, युवराज, आपको पता होना चाहिए कि हम द्वारपाल हैं, ना कि कोई दासी या दास जो हम आपके लिए भोजन लेकर आएंगे। हमारा काम है यहाँ द्वारे पर खड़े होकर आने जाने वालों पर नज़र रखना, ना कि आपको खाना खिलाना। अगर आपको खाना चाहिए तो इसके लिए महल के सचिव से या नाइक से बात करें। उन द्वारपालों का ऐसा जवाब सुनकर शौर्य थोड़ा हैरानी से उन्हें ऊपर से नीचे देखने लगा। इस दौरान शौर्य ने उनकी साधना को जांचा और उसने तिरछी मुस्कान दी, क्योंकि इनका लेवल भी उसके बराबर का ही लग रहा था। पर शौर्य, जिसने ग्रह ग्रह और लोक लोक का पानी पिया था, जो एक समय परमेश्वर स्तर तक पहुंच गया था, उसके अनुभव के सामने ये द्वारपाल इस वक्त कुछ भी नहीं थे। भले उनकी शक्तियां शौर्य के शक्तियों के समान स्तर पर थी, वैसे भी सुबह से शौर्य इन लोगों के नखरे काफ़ी झेल चुका था। शौर्य ने बिना किसी देरी के अपना पैर उठाया और उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही उनके सीने पर लात मार दी। शौर्य की ये हरकत इतनी तेज थी कि द्वारपालों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला।
शौर्य की एक ही लात में दोनों द्वारपाल काफी दूर जाकर गिर गए। ऊर्जा केंद्रीकरण स्तर पर एक साधक अपने शरीर के अंदर स्थित ऊर्जा को बाहर दृश्य रूप में प्रकट कर पाता था। जब शौर्य का हमला उन दोनों पर हुआ तो उन्हें सिर्फ एक साया अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया था, पर उन्हें कोई भी ऊर्जा का विस्थापन महसूस नहीं हुआ था। शौर्य की लात से दोनों द्वारपाल इतने घायल हो गए कि दोनों ने भी मुंह से खून की उल्टी कर दी। दोनों जैसे तैसे खड़े हो गए और शौर्य को खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। तभी शौर्य ने शांति से अंक और बढ़ते हुए कहा, तुम्हें जिसने भी भेजा है, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरे महल में ना कोई दासी है और ना ही कोई दास है? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि तुम दोनों ही यहाँ रहोगे? अब तुम ही बताओ कि अगर मुझे भोजन चाहिए होगा तो मैं किसे मांगूंगा? शौर्य की बात सुनकर दोनों द्वारपालों के चेहरे थोड़े उतर गए, क्योंकि शौर्य ने सही सवाल पूछा था। फिर भी दोनों ने अपनी साधना स्तर और शौर्य के आम इंसान होने पर थोड़ा सोचा और उन्हें काफी अधिक गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने एक मामूली इंसान से इतनी बुरी तरह से मार खाई थी। इसी बात से उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था। दोनों ने मुट्ठियां भींची और अपनी ओर आते हुए शौर्य की ओर देखकर हमले के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी ऊर्जा को शरीर के बाहर बहाया और हाथों में पकड़े हथियारों में उन्हें जोड़ दिया। उनके हथियार खास तरह के हथियार थे जिनके अंदर साधक की ऊर्जा को संचार करने की क्षमता होती थी। उनके हाथों में अब तक सामान्य दिखाई देने वाले भले इथर ऊर्जा अंदर जाते ही चमकने लगे। उन्हें ऐसा चमकता हुआ देखकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उनकी इस हरकत ये साफ हो रहा था कि ये दोनों बिना किसी परवाह के शौर्य की जान लेने के लिए तैयार है। दोनों तेजी से आगे बढ़े और शौर्य पर दोनों ने दो तरफ से हमला कर दिया। दोनों के हाथों के भालों ने किसी नाग की तरह हवा में अपनी नोक को घुमाया और सीधा शौर्य के नाजुक अंगों को निशाना बनाया। एक भाला शौर्य के कंठ की ओर जा रहा था तो दूसरा उसके हृदय की ओर जा रहा था। शौर्य ने भी अपने हाथों को विरुद्ध दिशाओं में घुमाया और अपनी ओर आ रहे भालों को एक अजीब मुद्रा बनाकर ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई नेवला किसी नाग के मुंह को जकड़ लेता है। उन दोनों के भाले शौर्य के डी हाथ में आकर रुक गए। भालों में बह रही उनके शरीर से निकली इथर ऊर्जा वहीं खंडित हो गई। पर शौर्य ने उसके बाद भी अपनी हाथों से उन भालों को छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी कलाइयों को नीचे और ऊपर की ओर मोड़ दिया। कड़कड़ की आवाज हुई और दोनों भाले दो दो टुकड़ों में टूटकर बिखर गए। शौर्य ने भालों को तोड़ने के बाद अपना एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों द्वारपालों के सीनों पर एक हथेलियों प्रहार कर दिया। ये प्रहार उनके हृदय के पीछे बने आध्यात्मिक मूल पर था। जैसे ही शौर्य की हथेली का प्रहार आध्यात्मिक मूल पर हुआ, दोनों द्वारपालों के शरीर की इथर ऊर्जा किसी टूटे बांध से निकले पानी की तरह उनके शरीर से बाहर निकल गई। दोनों द्वारपाल घायल होकर जमीन पर ढेर हो गए। शौर्य ने फिर उनके सिरों को बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे अब तुम्हारे उस प्रमुख से मिलना है, उसकी ओर मुझे ले चलो। जब द्वारपालों ने ये सुना तो उन्हें अंदर से अच्छा लगा, क्योंकि उनका प्रमुख उनसे ताकत में अधिक था। तो जाहिर है वहां जाने के बाद नाइक शौर्य को दंडित करेगा। ऐसा सोचकर दोनों ने तुरंत सिर हाँ में हिलाया और शौर्य को नाइक के कार्यालय की ओर लेकर निकल गए। दोनों द्वारपाल आगे चल रहे थे, वही शौर्य उनके पीछे लापरवाही चल रहा था। जब शौर्य महल से बाहर आया था तभी उसने कुछ सायों को अंधेरे में उस पर नजर रखे हुए महसूस किया था। इसीलिए जानबूझकर शौर्य ने इन्हें पीटा था। वहीं रात का समय होने से रास्ते भर पेड़ों और दीवारों पर रात को रोशनी से चमकने वाले पत्थर लगाया थे, जिस वजह से उन्हें नाइक के कार्यालय की ओर जाने में इतनी अधिक दिक्कत नहीं हुई। जब तीनों नाइक के कार्यालय पहुंचे तो नाइक अपने साथियों के साथ संध्या भोजन करने के लिए बड़े टेबल पर बैठा हुआ था। उनके सामने कई सारा मांसाहारी और शाकाहारी भोजन रखा हुआ था। सभी लोग मदिरा और खाने का आनंद लेकर बातें कर रहे थे। शौर्य ने यहां आते ही द्वारपालों के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले दरवाजे पर जबरदस्त लात मारी और दरवाजे की चिथड़े उड़ा दिए। अचानक हुए इस घटना के कारण अंदर खाना खा रहे लोग तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपने अपने हथियार उठा लिए। तभी सभी के सामने शौर्य बाहर से अंदर आते हुए दिखाई दिया। शौर्य ने अंदर के नज़ारे पर नजर डाली और तालियां बजाते हुए कहा, वाह नाइक वाह, तुमने भले ही नैतिकता के नाम पर मेरे साथ छल करके धोखा दिया हो, पर तुम ये कैसे भूल गए कि तुम्हारा ये युवराज सुबह से भूखा है? क्या तुम्हें खाना खाते हुए भी ये याद नहीं आया कि इस युवराज ने अभी तक खाना क्या पानी भी नहीं पिया है? क्या सम्राट ने या दूसरे राजकुमार ने तुम्हें ये भी करने के लिए कहा है क्या? शौर्य की बात सुनकर एक सिपाही तुरंत खड़ा हुआ और बोला, पहले खुद को युवराज कहना बंद करो और दूसरी बात, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। यहाँ हम तुम्हारे दास नहीं हैं, हम महल के सुरक्षा रक्षक और साम्राज्य के सिपाही हैं। उसने इतना कहा ही था कि अगले ही पल शौर्य की नजरें तीखी हो गई। उसे ऐसे लोगों से बेहद नफरत थी जो अपनी बारी ना होने पर भी बीच में कूद जाते हैं। शौर्य ने कुछ भी नहीं कहा और अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वो उस सिपाही के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। उस सिपाही को भी लगा कि ये राजकुमार उसे सिर्फ घर सकता है, पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर उसे क्या पता उसके सामने शूरभैरव था, जिसके हटेले होने के किस्से पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो चुके हैं। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल उस सिपाही का गला जकड़ लिया।
कोई कुछ हरकत कर पाता उससे पहले ही कच की आवाज आए और उस सिपाही की गर्दन एक और लुढ़क गई। माना कि हम अब युवराज नहीं रहने वाले, पर क्या है कि हमें अभी युवराज पद से सम्राट ने निकाला भी नहीं। रही बात यहाँ आकर ऐसे बात करने की, तो सीधी बात है कि नायक ने हमारे महल पर कोई सेवक यानी दास अभी तक भेजे ही नहीं, तो हमें खाना कौन खिलाएगा। ऐसा कहकर शौर्य ने उस सिपाही की लाश को बगल में फेंक दिया। शौर्य की इस हरकत से वहां मौजूद सभी ठंडी सांसें खींच ली। उन्होंने अपने सपने में भी शौर्य द्वारा ऐसी हरकत की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उनकी जानकारी में तो शौर्य एक सहमा हुआ और शांत स्वभाव का राजकुमार था, जिसने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा था। वहीं नाइक को सुबह से ही शौर्य के बदले बर्ताव पर शक हो रहा था, पर अब ये शक यकीन में बदल गया था। उसने भी तुरंत अपनी तलवार पर पकड़ बनाते हुए शौर्य को देखकर कहा, युवराज, हम मानते हैं कि आपके महल अभी तक भोजन नहीं भेजा गया, पर यह कोई तरीका नहीं होता कि आप ऐसे यहाँ आकर किसी की छोटी सी बात पर हत्या कर डालो। ये सुनकर शौर्य ने झटके से सिर उठाया और नाइक की आंखों में आंखें डालकर शौर्य बोला, तो क्या आज के बाद ये युवराज ऐसा ही करेगा? क्या उखाड़ लेगा तू? शौर्य के इस सवाल पर नाइक को समझ नहीं आ रहा था कि बोले तो बोले क्या और कहे तो कहे क्या। उसने गहरी गहरी सांसें भरी और खुद को शांत करते हुए कहा, अगर युवराज का यही कहना है तो हम सिर्फ एक मामूली सेवक और कुछ कह भी नहीं सकते, पर आपको इसका ज्ञान होगा कि इसकी शिकायत दरबार में सम्राट के सामने की जाएगी। ये सुनकर शौर्य ने तिरछी नज़र से नाइक को देखा और कहा, अगर तुम्हें पता है कि तुम एक मामूली सेवक हो तो अपनी औकात को याद रखो और मेरा भोजन मेरे महल में भेज दो। साथ ही दोनों तरह के व्यंजन मेरे महल पर पहुंचने चाहिए। रही बात मेरी शिकायत की, तो उसका मैं खुद देख लूंगा। ऐसा कहकर शौर्य उठकर खड़ा हो गया। उसने एक बार भी वापस मुड़कर नहीं देखा और वहां से चला गया। अंदर उपस्थित सभी लोगों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, क्योंकि इस वक्त उनके सामने एक लाश पड़ी थी। उनकी खाना खाने की इच्छा पूरी तरह से मर गई थी। कुछ ही देर में शौर्य के महल पर खाना भेजा गया था। शेरा ने मांसाहार पर अपना हाथ साफ कर लिया। वहीं सिस्टम भी शौर्य के शरीर से बाहर आए और उसने वहां रखे सभी मीठे पदार्थ चट कर दिए। शौर्य ने भी फल सब्जियों को स्वाद के साथ खत्म कर दिया। दूसरी ओर वीरभद्र के कमरे में एक साया धीरे से प्रकट हुआ और उसने वीरभद्र के सिरहाने खड़े होकर उन्हें आवाज देकर जगाया, महामहिम की जय हो। अपने कानों पर आवाज पड़ते ही वीरभद्र नींद से जाग गया। तभी उस साये ने दबी आवाज में कहा, महामहिम, मैंने अभी अभी युवराज को 2 ऊर्जा केंद्रीकरण स्तर के द्वारपालों को पीटते हुए देखा है। इसका कारण ये था कि उनके महल पर नियुक्त नायक ने राजकुमार को भोजन नहीं भेजा था और द्वारपालों ने भी युवराज को भोजन देने से मना कर दिया था। वीरभद्र ये सुनकर पूरी तरह जाग गया और उठाकर बैठते हुए बोला, अब ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी शक्ति से जांचा था कि युवराज के शरीर में कोई भी साधना का नामो निशान नहीं है। वो बस एक साधारण इंसान है और अब वह अचानक ऊर्जा केंद्रीकरण स्तर के साधकों को कैसे पीट सकता है? लगता है दोनों द्वारपाल जानबूझकर उसके हाथों मार खाए होंगे। ये सुनकर उस साये ने सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं महामहिम, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन दोनों द्वारपालों ने युवराज की हत्या करने के इरादे से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। पर युवराज ने बिना किसी ऊर्जा का उपयोग किए सिर्फ एक अजीब युद्धकला का दांव चला और उन्हें पूरी तरह चित कर दिया। मुझे लगता है युवराज हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। मुझे लगता है कल का महाभियोग हमें नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वीरभद्र और भी अधिक चिंतित हो उठा। उसने कमरे की खिड़की से एक नज़र शौर्य के पुराने महल की नज़र डाली और गहरी सांस भरी। क्या वीरभद्र शौर्य पर होने वाले महाभियोग को रोक देगा? क्या वीरभद्र केडी शौर्य के प्रति विचार बदल जाएंगे? क्या होगा कल होने वाली सभा में? महाभियोग की शुरुआत। भोर का समय हो चुका था। मुद्रा साम्राज्य के राजधानी शहर नागमुंद्री में बीचों बीच बसे सम्राट वीरभद्र का महल आज इस समय दरबारियों और सेवकों से भरा हुआ नजर आ रहा था। सारे सेवक और दास इधर उधर भाग रहे थे। महल के बाहरी हिस्से में बना भोजनालय आज इस वक्त दरबारियों और मंत्रियों से भरा हुआ लग रहा था। हर कोई वहां बने अल्पोपहार और चाय जैसे नींद उतरने वाले पे पीने के लिए इकट्ठा हुआ था। सभी के चेहरों पर एक दृढ़ आत्मविश्वास और अपने मंसूबे में सफल होने की पूरी शादवती दिखाई दे रही थी। इन सभी से अनजान शौर्य भी आज सुबह सुबह अपने इस घिसे पीटे महल के अंदर जाग चुका था। उसने उठते ही स्नान करने के बाद आज अपने क्रंदन गृह पर पहने कपड़ों को बाहर निकाला। शौर्य ने टी शर्ट और एक शॉर्ट पहन ली, पैरों में खास तरह के स्पोर्ट्स शूज पहने और आंखों पर काला चश्मा लगा लिया। किसी आधुनिक समय के लड़के की तरह शौर्य तैयार होकर अपने महल से बाहर आया। महल के बाहर नाइक आज पहले ही आ चुका था और शौर्य को महल ले जाने के लिए इंतजार कर रहा था। जैसे ही शौर्य बाहर आया उसने शौर्य का हुलिया देखा और उसके चेहरे पर अजीब भाव उभर आए। तभी शौर्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ऐसा घूरना बंद कर। कभी इतना सुंदर राजकुमार तूने देखा नहीं क्या? शौर्य की ऐसी खट्टी बात सुनकर नाइक ने अपने मुंह में आ रहे शब्दों को निगल लिया और बिना कुछ कहे सीधा रथ का दरवाजा खोल दिया। शौर्य भी आराम से अंदर आकर बैठ गया। अंदर बैठते ही रथ के घोड़ों ने दरबार की ओर कूच कर दी। इधर सुबह की पहली प्रहर आधी गुजर चुकी थी।
तभी सम्राट वीरभद्र, महारानी सुमित्रा दरबार में दाखिल हुए। इस वक्त दरबार विभोरनाथ, पहले राजकुमार परिमल, दूसरा राजकुमार प्रद्युम्न, उनके खेमे के मंत्री, सरसेनापति भानसिंह धवंस और अन्य छोटे मोटे सरदार और सामंत थे। वीरभद्र ने आते ही एक नज़र हर ओर घुमाए और अपने बड़े बड़े राजशाही पोशाक की आस्तीन को झटका और सिंहासन पर बैठ गया। महारानी सुमित्रा ने भी उनके बगल में रखी महारानी के सिंहासन पर बैठने के लिए कदम आगे बढ़ाए। तभी वीरभद्र ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने के लिए कहा और बगल में खड़े होकर अपने कंधों की मालिश करने का आदेश दिया। महारानी को वीरभद्र का ऐसा बदला व्यवहार अच्छा नहीं लगा, पर उसने अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए वो वीरभद्र के पीछे चली गई और उनके कंधों को मसलने लगी। तभी कोतवाल ने ऊंची आवाज में कहा, युवराज शौर्य मुंद्रा पधार रहे हैं। उसकी आवाज खत्म होते ही सभी दरबारियों ने धीरे से अपनी अपनी गर्दनें पीछे की ओर मोड़ी। तभी सभी के सामने पीले रंग की टी-शर्ट पहने शॉर्ट्स में शौर्य लचकते हुए रौबदार अंदाज में अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने अपने चश्मे से ढके आंखों से चारों ओर नजरें दौड़ाई और फिर आगे चलते हुए सीधा सम्राट वीरभद्र की बगल में बने युवराज के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। 10 साल पहले जब नागौर साम्राज्य ने मुंद्रा साम्राज्य को युद्ध में हराया था तो उन्होंने शर्त रखी थी कि इनका युवराज उनके पास यहाँ 10 सालों तक आकर रहेगा। उस वक्त वीरभद्र ने अपने एक भी बेटे को युवराज नहीं बनाया था। उस वक्त उसकी इच्छा थी कि वो परिमल या प्रद्युम्न को युवराज घोषित कर दे, पर 10 सालों तक साम्राज्य से बाहर रहना पड़ेगा। ये सुनते ही इन दोनों ने सम्राट को साफ साफ मना कर दिया। अंत में जब वीरभद्र की नज़र शौर्य पर पड़ी तब शौर्य महज 10 साल का था। शौर्य ने फिर भी घर से दूर जाने से मना कर दिया था, पर तभी परिमल और प्रद्युम्न ने उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। अंत में खुद वीरभद्र में शौर्य को वचन दिया कि अगर वह 10 साल के लिए नागौर साम्राज्य में रहता है तो वो उसे इस साम्राज्य का युवराज बनाएंगे। बस फिर क्या, असली शौर्य ने अपने पिता के वचन को सच मान लिया और नर्क यातना झेलने के लिए नागौर साम्राज्य चला गया। कल जब शौर्य यहाँ आया था तो वो सहमा डरा हुआ शौर्य था, पर आज जो आया था वो भैरव था जिससे मौत भी डरती हो। जाहिर है ये शौर्य ऐसे कैसे अपने अधिकारों को भूल सकता है। शौर्य के सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले परिमल ने उंगली उठाकर बरसते हुए कहा, ये क्या हरकत है शौर्य जो तुम इस गद्दी पर आकर बैठ रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आंखों का चश्मा धीरे से नीचे किया और उसे घूरते हुए एक नज़र देखा और सम्राट की ओर मुड़कर बोला, क्या आपके बेटे भूल गए हैं क्या मेरी पहचान? क्या तुम इन्हें बताओगे या मुझे खुद इसे याद दिलाना पड़ेगा? शौर्य की बात सुनकर वीरभद्र को अंदर तक चुभन महसूस हुई, क्योंकि शौर्य बोल तो एकदम सीधी बात रहा था, पर उसकी बातों में एक रूखापन उसे सुनाई दे रहा था, जैसे मानो उसका और शौर्य का कोई संबंध ही ना हो। तभी प्रद्युम्न ने आगे आकर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या तरीका है शौर्य पिताश्री से बात करने का? तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारे भी पिता है। ये सुनकर शौर्य ने वापस नज़र प्रद्युम्न पर टिकाए और गर्दन को अगल बगल हिलाते हुए बोला, ओह तो ये मेरा बाप है। मुझे तो पता ही नहीं था। वो क्या है कि नागौर में 10 सालों तक रहने के बाद मैं भूल ही गया था कि मेरा कोई बाप भी है। वो क्या है ना, पिछले 10 सालों में मेरा ये बाप मेरी इतनी फिक्र करता था कि मैं इनकी इस फिक्र में लगभग मर ही गया। वैसे यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई जानता है क्या मेरा बाप कौन है? क्या तुम्हें उसका नाम पता है? ये सुनकर पूरे दरबार में एक भयानक शांति छा गई, क्योंकि शौर्य जो बोल रहा था उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। शौर्य के मुंह से निकला हर एक शब्द वीरभद्र के चेहरे पर तमाचे की तरह लग रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हुए जा रहा था। तभी एक कड़क मगर रौबदार महिला की आवाज आई, ये क्या कह रहे हो तुम शौर्य? अपने पिता के बारे में कोई ऐसी अभद्रता से बात करता है क्या? ये सुमित्रा थी। सुमित्रा की आवाज सुनकर शौर्य ने उसकी ओर नीचे से ऊपर देखा और थोड़ा भ्रमित होते हुए बोला, तुम कौन? शौर्य के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले पर सभी के कानों पर किसी बम की तरह फट गए, क्योंकि शौर्य ने अपनी मां से पूछा कि वो कौन है। ये सीधा सीधा महारानी का अपमान था। शौर्य के सवाल से वीरभद्र पहले से लाल हुआ था, पर अब सुमित्रा भी लाल हो गई थी। उसने अपने हाथों के नीचे वीरभद्र के कंधों को जकड़ा था और क्रोध की वजह से उसने वीरभद्र के कंधों को ही जोर से दबा दिया। अचानक वीरभद्र को कंधों में भयानक दर्द महसूस हुआ, पर उसने अपनी आंखों को भींच लिया और हल्के हाथ से सुमित्रा के हाथों को थपथपाया। सुमित्रा ने भी गलती समझ आने पर वीरभद्र के कंधों को छोड़ दिया। दरबार में हर किसी के सवाल पर मुंह तोड़ जवाब देकर शौर्य ने लगभग सभी को चुप करा दिया था, पर सुमित्रा ने गुस्से से शौर्य से कहा, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मुझे नहीं पहचानते क्या? ये सुनकर शौर्य हंस पड़ा और ताली बजाते हुए बोला, क्या तुम मेरी मां हो? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगा तुम इस सम्राट की कोई दूसरी पत्नी होगी, क्योंकि तुम्हारी नज़रों से तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम मेरी मां हो। क्योंकि कोई माँ अपने बेटे को अगर 10 सालों बाद मिलती है तो वो उसे घृणा से नहीं देखती। वो उसे प्यार से पास बुलाकर उसका हाल चाल पूछती है, उसे भोजन खिलाती है। भाई वो माँ हो सकती है, पर तुम कतई मेरी माँ नहीं हो सकती हो। हाँ, तुम उन 2 नमूनों की माँ हो सकती हो।
वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझ जैसे शेर को जन्म दो सको। शौर्य ने ऐसा कहा और अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। वहीं अचानक शौर्य की ऐसी तीखी बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकली। पर शौर्य जैसे पत्थर दिल इंसान का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाली थी, क्योंकि इन सभी का स्वार्थी व्यवहार शौर्य ने उस मेमोरी में देखा था। तभी वीरभद्र ने हाथ उठाया और सभी को शांत होने का इशारा किया। उसके बाद वीरभद्र ने शौर्य की ओर एक बार देखा और अमात्य को देखकर बोला, महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ किया जाए। साम्राज्य में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का एक खास प्रावधान था। ये खासकर राजपरिवार के लोगों पर चलाया जाता था। इसमें दरबार के मंत्री, सेनापति, राजपरिवार के सभी लोग सम्मिलित होकर अपना मत डालते हैं। साथ ही यहाँ आरोप को सिद्ध करने के लिए पक्के सबूत भी पेश किए जाते हैं। शौर्य के मामले में बात करें तो उसके भाइयों ने और दरबारियों ने उसके खिलाफ काफ़ी अच्छे खासे सबूत एकत्रित कर लिए थे। दरबार के अमात्य अपनी कतार से बाहर आते हुए हाथ में पकड़ा आरोप पत्र पढ़ते हुए बोले, मुंद्रा साम्राज्य के युवराज शौर्य पर महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जाती है। तभी शौर्य जो आराम से खड़ा हो गया था वो बोल पड़ा, अरे भाई जरा रुको। वैसे ये महाभियोग किस कारण चलाया जा रहा है, इस पर पहले जिस पर महाभियोग चलाया जाता है उसे सूचित किया जाना चाहिए। कल मैं अपने कमरे में दिन बाद बैठा रहा पर मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। क्या मैं ये समझूं कि आप लोग अपने हिसाब से इस महाभियोग जैसी कार्यवाही को करने जा रहे हैं? शौर्य के सवाल पर अमात्य ने एक नज़र शौर्य को देखा और फिर वीरभद्र को देखा। तभी वीरभद्र ने गहरी मगर थोड़ी कठोर आवाज में कहा, मैंने इसका आदेश दिया था। पर शौर्य ने भी तपाक से जवाब दिया, आप होते कौन है इसका आदेश देने वाले? क्या आपने मुझे कुछ बताया कि किस कारण मुझ पर यह महाभियोग की प्रक्रिया की जा रही है? ऐसे बिना किसी के नियंत्रण के मेरे भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार आप उस दिन को बैठे जिस दिन आपने मुझे नागौर साम्राज्य का बंदी बनाकर यहाँ से विदा किया था। और जब मैं वापस आया तो अपने मेरे युवराज पद को निष्कासित करने की कोशिश करके एक बाप होने का अधिकार भी आपने खो दिया है। इसीलिए आज से मैं खुद अपने भाग्य का फैसला करूंगा। किसी के कहने से मैं युवराज पद से दूर नहीं हो सकता और ना ही किसी के कहने मुझ पर आप में से कोई महाभियोग चला सकता है। पहले मेरे सामने तर्क और सबूत पेश कीजिए, तभी मैं आपकी इस प्रक्रिया को स्वीकारना है या नहीं ये सोचूंगा, क्योंकि ईश्वर के सामने आप लोगों का न्याय कोई मायने नहीं रखता। शौर्य ने जैसे ही ये बात कही पूरा दरबार कुछ देर किए स्तब्ध होकर शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने उन सभी के सामने अपना पक्ष रखते हुए खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। साथ ही उसने जबरदस्ती खुद को युवराज भी बना दिया था, जिसके लिए उसने किसी की अनुमति की आवश्यकता ना होने का मुद्दा भी उपस्थित कर दिया था। अमात्य ने कुछ देर तक शांति से मन ही मन कुछ सोचा और फिर थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि राजकुमार शौर्य आप कुछ भूल गए हैं कि कल की सुबह की सभा में ही आप पर जो आरोप लगाए गए थे वो सिद्ध हो चुके थे। इसीलिए महाभियोग चलाने के लिए हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने अमात्य को एक नज़र देखा और तिरछी मुस्कान दी और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके पास आकर रुक गया। शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोला, अच्छा तो क्या आप कल के जो सबूत थे उन्हें आज वापस पेश करने की चेष्टा करेंगे? वो क्या है ना कि कल मैं अपने माँ बाप के मौत के दुख में डूबा हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ था। शौर्य ने जब आखिरी वाक्य अपने मुंह से कहा तो वीरभद्र की मुट्ठियां भींच गई। वहीं सुमित्रा की आंखें भी बड़ी हो गई। सुमित्रा ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, ये क्या अभद्र बातें कह रहे हैं आप युवराज शौर्य? हम और आपके पिता सम्राट अभी जीवित है तो आप हमारे मरने की अशुभ बातें क्यों कह रहे हैं? ये सुनकर शौर्य हंस पड़ा और बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे यहाँ आते ही मेरे प्रिय पिताश्री और मेरी प्रिय माताश्री ने मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने पूरे दरबार की सामने मुझे जलील होते हुए चुपचाप देखा और तो और अपने इस बेटे को उन्होंने उस पुराने खंडहर में भेज दिया जबकि उसका अपना युवराज का महल था। क्यों इतना दुर्व्यवहार क्यों किया गया? बस एक चिट्ठी और कुछ दरबारियों की साक्ष्य से? क्यों तुमने कभी सदसद विवेक से ये नहीं सोचा कि उनका अपना बेटा जिसकी साधना का कोई आधार नहीं है वो एक आत्मा संकलन स्तर पर पहुंची राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है? क्यों तुमने सदसद विवेक से ये नहीं सोचा कि मेरे यहाँ आते ही क्यों नागौर सम्राट ने आपको चिट्ठियाँ भेजी? और तो और क्यों आप लोगों ने एक बार इन 10 सालों में कभी मेरा हालचाल नहीं पूछा? कभी इसके बारे में सोचा है? तुमने ये तक नहीं देखा कि आपका ये युवराज क्यों फटे पुराने कपड़े पहनकर इस महल में कल आया था? बस चिट्ठी मिली और आरोप साबित हो गया। क्या तुम्हारे दिमाग कहीं बेच दिए है क्या? शौर्य ने एक ही सांस में पुराने शौर्य के मन के सारे सवाल एक ही बार में पूछ डाले। इस वक्त शौर्य की आंखों में भी आंसू उतर आए थे, पर उसके चेहरे पर वहां मौजूद लोगों के प्रति सिर्फ नफरत थी। शौर्य की सारी बातें सुनने के बाद वीरभद्र और सुमित्रा ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर आंखों ही आंखों में कुछ कहा। दोनों के चेहरे काले पड़ गए थे। तभी वीरभद्र ने अपनी हथेली को सिंहासन पर पटका और ऊंची आवाज में कहा, उस नाइक को दरबार में पेश किया जाए।
नाइक को बुलाने का आदेश सुनते ही प्रद्युम्न हड़बड़ाते हुए आगे आया और बोला, पिताश्री आप ऐसे कैसे किसी मामूली सेवक को बुलाकर उसका अपमान कर सकते हैं। वो बेचारा कल ही काफ़ी हिम्मत करके अपना बयान देकर गया था। अगर वो डरकर अपने बयान से पलट गया तो। उसकी बात सुनकर वीरभद्र ने तीखी नज़रों से सिर्फ एक नज़र प्रद्युम्न को देखा और बाहर की ओर देखने लगा। प्रद्युम्न ने वीरभद्र की नज़र को महसूस करते ही 2 कदम पीछे हटा लिए। कुछ देर की भयानक शांति दरबार में छा गई। तभी दरबार में नाइक सिर झुकाए अंदर आ गया। नाइक के अंदर आते ही वीरभद्र ने गुस्से से कहा, घुटनों पर बैठो और मैं जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। ये सुनकर नाइक अंदर तक कांप उठा, फिर भी उसने गहरी सांस ली और खुद को संतुलित करते हुए बोला, जी महामहिम जैसी आपकी आज्ञा। क्या नागौर साम्राज्य में शौर्य के साथ कभी दुर्व्यवहार हुआ था? इस सवाल पर नाइक ने एक नज़र शौर्य को देखा और गहरी सांस लेकर कहा, जी महामहिम हुआ था, हमेशा हुआ था। अचानक दरबार में गहरी सांस भरने की आवाज़ आई। तभी वीरभद्र ने अगला सवाल दागा, क्या ये सच है कि युवराज ने खुद से हमसे संपर्क करने से मना किया था? इस पर नाइक ने सिर झुकाया और थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं महामहिम, उन्होंने ऐसी कोई सूचना नहीं दी थी। वीरभद्र आगे कुछ पूछता तभी शौर्य बोल पड़ा, नाइक क्या तुमने मुझे कभी बताया कि तुम मेरे पिता द्वारा भेजे गए आदमी हो? शौर्य के इस सवाल पर नाइक ने गले से थूक ली और कुछ देर चुप रहने के बाद सिर उठाकर जवाब दिया, नहीं युवराज माइंड, आपको इसकी कभी भी कल्पना नहीं होने दी। आपके बारे में जो भी पूछा जाता उसके जवाब मैंने अपने स्तर पर सम्राट को भेज दिए थे। इस पर शौर्य ने अपनी पॉकेट में हाथ डाले और मुड़कर वीरभद्र को देखकर कहा, क्या वफादार कुत्ता भेजा था आपने मुझ पर नजर रखने के लिए, जिसकी वफादारी अपने लिए ही थी? शौर्य का खोक ताना सुनकर भी वीरभद्र ने चेहरे की भाव नहीं बदले और अपना अगला सवाल पूछा, क्या राजकुमारी द्वारा शौर्य पर लगाया आरोप सही है? इस सवाल पर सभी की नज़रें नाइक पर आ गई। नाइक के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने एक नज़र प्रद्युम्न और फिर उसके खेमे के मंत्रियों को देखा और फिर बोलना शुरू किया, नहीं महामहिम, असल में वो चिट्ठियां झूठी है। उन्हें आपको देने के लिए मुझे राजकुमार प्रद्युम्न ने कहा था। साथ ही नागौर साम्राज्य में युवराज के साथ हमेशा बुरा व्यवहार होता रहा है। उन्होंने ना उन्हें भूखा रखा पर उन्हें दासों जैसे काम करने के लिए मजबूर किया। वहीं नागौर के युवराज और राजकुमारों ने हमेशा ही इनका अपमान किया और उनके साथ अमानुष व्यवहार किया था। उन्हें कई बार तो जहर देकर उसका असर जांचने के लॉर्ड भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसा कहकर नाइक ने अपनी आंखों के कोने में छलके आंसुओं को पोंछते हुए एक नज़र शौर्य की आंख देखा और सिर झुका लिया। क्या सच्चाई पता चलने पर वीरभद्र अपना निर्णय बदल देगा? क्या शौर्य फिर भी मचा देगा कत्लेआम? क्या होगी दरबारियों की प्रतिक्रिया?